ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि शांति कुंज में महिला शिक्षण शिविर में आई अवंती ने शांति कुंज में शिविर समाप्त करने के बाद निर्णय लिया कि जीवन का सच गुरु कार्य करना है और वे अब यही करेंगी। अपने गांव पहुंचकर उन्होंने महिला प्रौढ़शाला शुरू की। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद स्वरूप अवंती व उनके पति श्री वल्लभ शर्मा जी को संतान की प्राप्ति हुई। दक्षिण भारत में सबरीमलई तीर्थ के पास स्थित एक आश्रम में माँ मीरा नाम की साध्वी भगवती दुर्गा की प्रेरणा से शांति कुंज की ओर चल दी। उन्हें माँ दुर्गा का निर्देश था कि वे परम पूज्य गुरुदेव के महिला जागरण आह्वान में हाथ बटाएं। आइए अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अक्टूबर 1974 से शांति कुंज में महिला शिक्षण शिविर शुरू हो गए। महीने भर के इस सत्र में प्रारंभ में 50 महिलाएं आईं। बाद में ये संख्या बढ़ने लगी। शिविर से पहले ही महिला जागरण की गतिविधियां चल पड़ी थीं। गुरुदेव ने गायत्री परिवार के पुरुष कार्यकर्ताओं से कहा कि पहल वे करें। घर परिवार में कोई महिला इतनी शिक्षित और प्रभावशाली हो कि तीसरे पहर 3 घंटे का समय निकालकर महिला विद्यालय चला सके तो उन्हें तैयार किया जाए। तीसरे पहर इसलिए कि तब घर गृहस्थी का काम कम होता है। परिवार में महिला जागरण के लिए समय निकालने वाली एक महिला भी निकल आए तो काफी है। ऐसी 2-4 महिला इकट्ठी हों तो उस क्षेत्र में महिला जागरण अभियान शुरू हो सकता है। निर्देश था कि इस टोली का नाम महिला युग निर्माण शाखा रखा जा सकता है। क्षेत्र में पहली समस्या प्रौढ़ महिला कक्षाओं के लिए छात्राएं जुटाने में आई। 20-25 परिवार में घूमने पर कोई एक प्रौढ़ महिला पढ़ने के लिए तैयार होती। यद्यपि वह जानती थी कि कुछ पढ़ने लिखने योग्य सीख लेंगी तो इसमें लाभ ही होगा, लेकिन वर्षों की अभ्यस्त चर्या में आलस्य जड़े जमाए हुए था। वो निकल नहीं पाता था। बात शुरू करते ही पूछती, 35-40 वर्ष की उम्र में पढ़ लिख कर क्या करना है? कोई नौकरी थोड़े ही न करनी है। इस तरह का सवाल करने या जवाब देने वाली महिलाओं को समझाना कठिन हो जाता था कि शिक्षित या साक्षर होने के क्या लाभ हैं। वे मानने को तैयार ही नहीं होती कि सिर्फ पढ़ना लिखना ही सीख लिया जाए, आगे नहीं सीखें तो भी व्यवहारिक जीवन में कदम कदम पर फायदा है। बाहर निकलने पर अता पता पूछने के लिए भटकने की जरूरत नहीं होगी। अपने स्वजन संबंधियों को चिट्ठी लिखाने के लिए किसी की चिरौरी नहीं करना पड़ेगी। हिसाब किताब स्वयं रख सकेंगी। दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। घर गृहस्थी के कामकाज से बचने वाला समय किताबें पढ़ने, अखबार और पत्र पत्रिकाएं बाँचने या इनमें दिलचस्पी नहीं हुई तो गीता रामायण के पाठ प्रवचन में लगाया जा सकेगा। गपबाजी छूटेगी तो कई झंझटों से छुटकारा मिलेगा। अपने आसपास अच्छा वातावरण बनाया जा सकेगा। इस तरह की तमाम बातें विस्तार से कहना समझाना पड़ती। इस सब के बावजूद 20-25 घरों में एकाध जगह ही सफलता मिलती। लेकिन परीक्षा या चुनौती यहीं तक सीमित नहीं थी। प्रौढ़ महिलाएं तैयार हो जाती तो घर में सास ससुर आड़े आते। उन्हें ये अच्छा नहीं लगता कि बहू घर की चौखट से बाहर जाए। राजस्थान में अजयगढ़ की कार्यकर्ता गौरी व्यास ने बताया कि उन्हें प्रौढ़ महिलाओं के आलस्य और संकोच को तोड़ने में खास दिक्कत नहीं हुई। सास ससुर की ओर से ज्यादा रुकावटें आईं। गांव के प्रतिष्ठित पंडित विश्वनाथ शर्मा शास्त्रों और सामयिक विषयों में गहरी पैठ रखते थे। उन्होंने अपनी बहू को प्रौढ़शाला में भेजने से मना करते हुए तर्क दिए। उन्होंने कहा, शिक्षा का अर्थ अक्षर ज्ञान या किताब पढ़ाना ही नहीं है। व्यक्ति का संस्कारवान और ग्रहणशील होना ही पर्याप्त है। तब गौरी ने कहा, व्यक्तित्व के विकास में स्वाध्याय की उपयोगिता भी तो होती है। आप इससे सहमत हैं या नहीं? मैं पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन हम लोग जिस तरह के वातावरण में रहते हैं उसके अभ्यस्त हो चले हैं और उसमें सुखी और संतुष्ट हैं। अब उस व्यवस्था को तोड़कर बहुएं बाहर जाएंगी तो असुविधा होगी, पंडित विश्वनाथ ने कहा। गौरी ने फिर बात आगे बढ़ाई। कुछ समय के लिए वे घर से बाहर निकलें तो उनके गुणों का लाभ गांव की दूसरी स्त्रियों को भी मिलेगा। वे महिलाएं आपकी बहुओं से
सीखेंगी? पंडित जी ने कहा, जिन्हें सीखना है वे हमारे घर आ जाएं, यहीं सीखें। इस पर गौरी ने कहा, किंतु महाराज जी, ये ट्यूशन पढ़ना नहीं है, हम लोग गायत्री परिवार के सिद्धांतों का प्रचार कर रहे हैं। इस पर पंडित जी ने कहा, गायत्री परिवार के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पूज्य आचार्य जी से भेंट भी हुई है, मैं उनके प्रति भक्ति भाव रखता हूँ, लेकिन क्या करूँ, अपनी कुल मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता। गौरी और पंडित जी इस विषय पर करीब आधा घंटे तक चर्चा करते रहे। बातचीत में पता नहीं किन भावों ने पंडित जी का मन छुआ कि अचानक उन्होंने कहा, अच्छा, आप बहुओं के बाहर निकलने पर जोर न दें तो मैं एक व्यवस्था कर सकता हूँ। गौरी ने उनके अगले वाक्य सुनने की उत्कंठा जताते हुए उनकी ओर देखा तो पंडित जी बोले, अगर आप लोग चाहें तो प्रौढ़ कक्षाएं हमारी हवेली में ही लगाएं, मैं 2 कमरों का इंतजाम कर सकता हूँ। प्रस्ताव आकर्षक था। गौरी को लगा कि हमारा उद्देश्य महिलाओं में जागृति लाना है, वे घर में रहें या बाहर, क्या फर्क पड़ता है। प्रौढ़शाला के लिए स्थान की व्यवस्था भी तो करना होगी। व्यवस्था अपने आप हुई जा रही है, क्यों न इसे भगवान की भेजी हुई सहायता के रूप में स्वीकार किया जाए। वो इन विचारों में डूब उतर ही रही थी कि पंडित जी ने टोका, प्रस्ताव पसंद नहीं आया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, गौरी ने कहा, दरअसल मैं कुछ और सोच रही थी। मैं सोचती हूँ कि इस बारे में मैं अकेली तो फैसला नहीं कर सकती, अपनी कार्यकर्ता बहनों से भी विचार करना होगा। मैं कल सुबह आपको बता दूंगी। उस दिन की चर्चा वहीं पूरी हो गई। शाम को अजयगढ़ की महिला कार्यकर्ताएं जुटी तो पंडित जी के प्रस्ताव की चर्चा हुई। थोड़े बहुत मतांतर से सभी ने स्वीकार किया कि पंडित जी के प्रस्ताव को मान लेना चाहिए। उनकी बहुएं सामान्य स्कूली पढ़ाई तो किए ही हुए हैं, वे गायत्री परिवार के विचार और संस्कार ग्रहण करते हुए स्वयं भी नए विद्यार्थियों को पढ़ाएंगी। दूसरे गांव में पंडित जी की प्रतिष्ठा का लाभ भी मिलेगा। वहां पढ़ने जाने की बात पर महिलाएं आसानी से तैयार हो जाएंगी। पंडित जी की हवेली में महिला शाला की कक्षाएं शुरू होना एक सुखद उपलब्धि थी। शुरू में कठिनाई और चुनौती लग रही स्थिति जिस तरह अनुकूलता में बदली, उससे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा। आंध्र प्रदेश में नलगोड़ा के पास एक गांव में रह रही दामिनी बिना अनुमति लिए ही अचानक शांति कुंज आ गई थी। उसने गायत्री परिवार या गुरुदेव के बारे में 3-4 महीने पहले तक सुना भी नहीं था। तिरुपति के प्रसिद्ध दैवज्ञ पंडित वेंकट शास्त्री ने उससे कहा था कि तुम्हारी समस्या का हल उत्तर दिशा में जाने पर ही होगा, वहां का कोई ऋषि ही मदद कर सकता है। दामिनी की समस्या वाकई में दारुण थी। उसका पति अनिल नायडू ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, अच्छा वेतन मिल रहा था, खेती बाड़ी थी। 8वें दशक में 2-2.5 लाख रुपए सालाना आमदनी हो जाती थी। दामिनी और अनिल की शादी हुए 5 साल हो गए थे। परिवार में 2 बच्चे भी आ गए थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इस बीच अनिल ने जमीन जायदाद का व्यवसाय शुरू किया। इस क्षेत्र का कोई अनुभव नहीं था। एक भागीदार चुना और दोनों मिलकर काम कर रहे थे। कुछ दिन बाद पता नहीं क्या हुआ कि अनिल दामिनी से कुछ खिंचा रहने लगा। व्यापार व्यवसाय ही नहीं, घर परिवार के बारे में भी दामिनी से कोई बात नहीं करता। और एक दिन ऐसा हुआ कि अनिल सुबह घर से निकला और वापस ही नहीं आया। शाम और देर रात तक तो दामिनी ने इंतजार किया। अगली सुबह भी वापस नहीं आया तो चिंता हुई। संबंधियों और परिचितों से पूछा ताछा, यहाँ वहाँ तलाशा, पर कहीं भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। फिर नाते रिश्तेदारों और जान पहचान वालों से पूछा, वहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। पार्टनर ने भी अनिल की खोज में मदद की और दामिनी के दुख में हिस्सा बटाया, लेकिन सब बेकार। अनिल की कोई खोज खबर नहीं मिली। दिन, हफ्ते और महीने बीत गए। अब दूसरा साल चल रहा था। दामिनी पति के बारे में सूचना मिलने का इंतजार करते हुए उसे ढूंढने के लिए अपनी तरह से जतन करती रही। तीर्थ, मंदिर, सिद्ध स्थल और न जाने कहां कहां की यात्रा कराई। पंडित वेंकट शास्त्री का बड़ा नाम सुना था। दामिनी ने उनसे अपना दुख बताया। जन्मपत्री देखे बिना ही उन्होंने कह दिया कि उत्तर दिशा में जाओ,
वहां तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। शास्त्री जी ने यह नहीं बताया कि उत्तर दिशा में कहाँ जाना है। दामिनी ने पूछा तो सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने यह बात ज्योतिर्विद्या के आधार पर नहीं बताई है। तुम्हारे यहाँ आते ही लगा कि जैसे तुम मेरी पुत्री हो और बहुत कष्ट में हो, और फिर अनायास ही जो प्रेरणा हुई उसे मैंने तुम्हें कह दिया। मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि जिस महापुरुष के पास तुम्हारे कष्ट का निवारण होना है वह किसी प्राचीन विद्या का उन्मेष करने में लगा हुआ है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।